16 दिसंबर के लिए हमारे पास दो एडिटोरियल हैं। पहला एडिटोरियल है केरला लोकल बॉडीज इलेक्शन को लेकर, और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया में घटना हुई है बॉन्डी बीच पर, उसको लेकर। केरला की राजनीति को अगर आप नहीं समझते हैं तो केरला की राजनीति में इतना समझ लीजिए कि आज़ादी के बाद से ही दो धड़ों में ही हमेशा से कंपटीशन रहा है। कभी इनकी सरकार रही है, कभी उनकी सरकार रही है। एक तरफ है यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनका गठबंधन है। और दूसरी तरफ है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इनका गठबंधन है। अभी सीपीआईएम की ही सरकार है केरला में। तो इन दोनों के बीच में ही हमेशा से कंपटीशन रहा है। कभी कांग्रेस की सरकार रही है, कभी सीपीआईएम की सरकार रही है। और अभी जो इलेक्शन हुए हैं 2025 में, पिछले हफ्ते, वहाँ पर लोकल बॉडी सिलेक्शन हुए हैं। लोकल बॉडी सिलेक्शन में मतलब जैसे ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम, पार्षदों के चुनाव, मेयर के चुनाव, ये सारे चुनाव जो हैं वो लोकल बॉडी सिलेक्शन कहलाते हैं। और इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 और 74 के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। इन्हें पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी केरला की राजनीति को समझते हैं। वहाँ पर जो इलेक्शन हुए हैं उनमें कांग्रेस को बढ़त मिली है, जबकि वहाँ पर सरकार है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, और जबकि यूडीएफ ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है हर इलेक्शंस में। जैसे कि ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, नगर पालिका और नगर निगम, सभी इलेक्शन में, सभी मामलों में यूडीएफ आगे रहा है। जैसे ग्राम पंचायतों में यूडीएफ को मिले हैं 505 सीटें, एलडीएफ 340, और बीजेपी भी केरला में अभी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी दक्षिण भारत में विस्तार का प्रयास कर रही है। कर्नाटका में तो बीजेपी की सरकार बनी भी है, और तमिलनाडु में भी बीजेपी अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। ऊपर से आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार में है बीजेपी। केरल में भी अभी पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और उसे कुछ हद तक इस चुनाव में सफलता भी मिली है। जैसे ग्राम पंचायतों में भी 26 सीटें मिल गई, ब्लॉक पंचायतों में यहाँ पर 79, 63, और बीजेपी गठबंधन को कुछ नहीं मिला है, मतलब एनडीए गठबंधन को कुछ नहीं मिला है। ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए का मतलब। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 7 जिला पंचायतों में यूडीएफ, 7 जिला पंचायतों में एलडीएफ। एनडीए गठबंधन को कुछ भी नहीं मिला है। नगर पालिकाओं में यूडीएफ को 54 सीटें, एलडीएफ को 28 सीटें, एनडीए को 2 सीटें। 2 नगर पालिकाओं पर एनडीए गठबंधन अपना कब्जा करने में कामयाब रहा है, जबकि 54 पर यूडीएफ और एलडीएफ 28 पर। नगर निगमों में 4 पर यूडीएफ और 1 पर एलडीएफ। ये जो रिजल्ट आया है लोकल बॉडी इलेक्शन का, उन्हें विधानसभा के चुनाव के लिए अग्रदूत के रूप में देखा जा रहा है, मतलब सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें किसकी सरकार बनने वाली है। वैसे यूडीएफ को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, लेकिन यूडीएफ के पक्ष में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लहर नहीं दिखी है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि एलडीएफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, यानी वामपंथी दलों को नुकसान हुआ है, और यूडीएफ को फ़ायदा हुआ है। जबकि एनडीए का खाता खुला है, जो कि बीजेपी के लिए केरल में बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी बात है। लेकिन अंतिम आंकड़ों में हम कह सकते हैं कि यूडीएफ जीता है, और यूडीएफ को बढ़त मिली है। हो सकता है विधानसभा चुनावों में आने वाले समय में यूडीएफ ही लीड करेगा। जो लोग भी एलडीएफ से यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से नाराज थे, उन्होंने यूडीएफ को फ़ायदा पहुंचाया है, और यूडीएफ को इस चुनाव में काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। ऊपर से कहा जा रहा है कि ये जो पंडालम नगर पालिका है उसको भाजपा से छीन लिया है लेफ्ट ने, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय था। और तिरुवनंतपुरम में भाजपा को जीत मिली है। भाजपा ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है। एक जो नगर निगम हमने जैसे सामने देखा था कि एक नगर निगम यहाँ पर एनडीए के खाते में आए हैं। तिरुवनंतपुरम में फिलहाल शशि थरूर सांसद हैं, और वहाँ से भाजपा जीत गई है। फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में हम देख रहे हैं कि शशि थरूर बीजेपी के काफ़ी ज़्यादा करीब माने जा रहे हैं। हालांकि वो अभी कांग्रेस में है, लेकिन बीजेपी के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। लोग यह अनुमान लगा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी बीजेपी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही है, और शायद यही कारण हो सकता है कि तिरुवनंतपुरम में उन्हें बीजेपी को जीत मिली है। हो सकता है कि शशि थरूर का इसमें कोई रोल रहा हो। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह बात चल रही है। इस इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो एलडीएफ को हुआ है। एलडीएफ की केरल में सरकार भी है, और इसका जो फ़ायदा मिला है वो भाजपा को मिला है, और वो फ़ायदा कांग्रेस को मिला है। बस यही बातें थी। दूसरा एडिटोरियल है बॉन्डी बीच यानी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो बॉन्डी बीच है, सिडनी का बॉन्डी बीच,
सिडनी में है, वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मतलब पर्यटक स्थलों में से है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक जाते हैं। वहाँ पर 14 दिसंबर को एक यहूदियों की सभा चल रही थी, एक असेंबली थी, उस पर 2 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, 16 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग वहाँ पर जीवित बचे हैं, बहुत संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और सनसनीखेज़ खबर थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई है, कम से कम 16 लोगों की जान चली गई है। अब ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने गोलीबारी की है, उनमें एक तो 50 वर्षीय व्यक्ति है और दूसरा उनका ही बेटा है 24 साल का। दोनों लोगों ने यहाँ पर गोलीबारी की है, इनके पास लाइसेंस प्राप्त हथियार थे। जो 50 वर्षीय व्यक्ति था, यानी पिता था, वो तो मारा जा चुका है और बेटा अभी अस्पताल में है, पुलिस की हिरासत में है। अब इस तरह का हमला पहले भी हुआ था 1996 में तस्मानिया पोर्ट आर्थर पर एक नरसंहार हुआ था, वहाँ पर भी गोलीबारी की इस तरह से हुई थी और लगभग 35 लोग उस समय मारे गए थे। देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, मतलब यहूदी लोगों को टारगेट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी आबादी लगभग आधा % है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली समुदाय रहा है, जहाँ पर भी होता है यहूदी समुदाय, इन्हें टारगेट किया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के ऊपर आरोप लगाया है कि ईरान की शह पर, ईरान के कहने पर इस तरह की घटनाएँ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त में वहाँ के राजदूतों को भी निष्कासित कर दिया था और ये पूरे घटनाक्रम को, मतलब यहूदी विरोधी भावनाओं को और यहूदियों पर हमलों को इज़राइल और गाज़ा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब से इज़राइल और गाज़ा में युद्ध चल रहा है, यहूदी विरोधी घटनाएँ ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी हैं। लगभग 2000 से भी ज़्यादा मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई है और लगभग 3 गुने मामले बढ़ गए हैं 2023 से लेकर 2024 के बीच में। चिंताजनक बात है यहूदी समाज के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़ासकर, क्योंकि किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की सरकार का होता है, वहाँ पर सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि वे अपने देश में रहने वाले किसी समुदाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता की बात है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने भी कहा है कि देश में लोग एकजुट होकर रहें, इस तरह की विभाजनकारी घटनाओं पर ध्यान न दें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर समाज में ये जो विभाजनकारी घटनाएँ हो रही हैं, वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरनाक है। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की सरकार का ये कर्तव्य है कि यहाँ पर जो भी इनके लिए दोषी लोग हैं, उनकी जाँच करके, उन्हें कटघरे में खड़ा करके उन्हें सज़ा दिलवानी चाहिए, क्योंकि किसी भी समुदाय के लिए, मतलब किसी भी देश के लिए, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है और ऊपर से यहूदी समाज 8वां सबसे बड़ा जो यहूदी समुदाय है, 8वीं सबसे बड़ी आबादी है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। इसके अलावा अब इस घटना पर एक तरफ राजनीति भी हो रही है, कुछ लोग प्रधानमंत्री की आलोचना भी कर रहे हैं, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनकी नीतियों के कारण इस तरह की घटनाएँ बढ़ी हैं। उन्होंने फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता भी दी है, इसी साल दी है और उनके ऊपर फ़िलिस्तीनी लोगों का पक्षधर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है। हालाँकि यह तो राजनीति है और राजनीति हर देश में इस तरह की घटनाओं के बाद होती ही है और उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़रूरी यह है कि ऑस्ट्रेलिया में नियम कानूनों को सख्त करना चाहिए, जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसको एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में जो भी शांति के लिए बन पड़ता है वो करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चूँकि ऑस्ट्रेलिया की अपनी आंतरिक सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समुदाय के बीच में सामंजस्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि ऑस्ट्रेलिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते भारत भी इस तरह की चिंताओं को समझता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएँ भारत में भी होती है या हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए इस तरह की विभाजनकारी घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए, सामंजस्य पर ध्यान देते हुए देश की प्रगति के लिए और देश की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए।